EL306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ये देखा था हमने लास्ट क्लास में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल और सेल के इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थात जो कोशिका है जो सबसे छोटी इकाई है उसके विद्युतीय अभिलक्षण क्या होते हैं और उसकी संरचना क्या होती है, तो उसके स्ट्रक्चर या संरचना। तो कोशिका जो होती है वो सबसे छोटी या स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट होती है ह्यूमन बॉडी में। जितने भी टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उन सब में जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है वो होता है हमारे पास कोशिका या सेल। तो सेल के लिए जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स है, अर्थात हर एक सिस्टम जो अपना स्पेसिफिक कार्य कर रहा है उसमें विभिन्न प्रकार की सेल्स होती हैं। हर एक सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन, डाइजेशन तथा अन्य फंक्शंस सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। सेल का अर्थात कोशिका का जो स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल या कोशिका की संरचना, ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी वेसिकल्स, ऐसे ही न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, लाइजोसोम, राइबोसोम, ऐसे ही स्मूथ ईपीआर, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, रफ ईपीआर, पाइनोसाइटिक वेसिकल्स और ऐसे ही साइटोप्लाज्म। तो ये होता है सेल का स्ट्रक्चर, अर्थात जो कोशिका होती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, उसके स्ट्रक्चर में मुख्यतः या मध्य में तो होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के पश्चात भरा हुआ होता है एक सेलुलर फ्लूइड जिसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को साइटोसॉल भी कहते हैं। ये होता है सेलुलर फ्लूइड। ये जो विभिन्न प्रकार के जैसे गोल्गी एपरेटस है, वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। जो भी सेल्स यूज़ होते हैं उनके आधार पर ऑर्गेनिजम्स का डिवीजन होता है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें केवल एक सेल यूज़ होता है, जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, यीस्ट। इसी के साथ होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक से अधिक सेल यूज़ होता है, जैसे प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में। जो प्लांट सेल होती है वो एनिमल सेल से डिफरेंट होती है, उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे जो प्लांट सेल होती है वो प्लांट्स अपना स्वयं का फूड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके आधार पे प्लांट सेल तथा एनिमल सेल में डिफरेंसेस अर्थात अंतर होते हैं। जैसे प्लांट सेल बड़े आकार की होती है, एनिमल सेल का आकार छोटा होता है। ऐसे ही प्लांट सेल में जो कोशिकीय भित्ति होती है वह प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में कोशिकीय भित्ति नहीं होती है, अर्थात एब्सेंट होती है। तो जो सेलुलर मेम्ब्रेन है या कोशिकीय भित्ति है वह प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेगी, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट रहेगी। ऐसे ही प्लांट सेल में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, जो सनलाइट की हेल्प से फूड मैन्युफैक्चर करता है, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वह एब्सेंट होता है, अर्थात क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है, अर्थात जो सेल है या कोशिका है ह्यूमन बॉडी में, वह कोशिका स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट होती है बॉडी में, लगभग 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर सेवरल सेंटीमीटर्स तक। ये डिपेंड करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे नर्व सेल जो हैं वो कुछ सेंटीमीटर तक के होते हैं, जबकि अन्य कोशिकाएं जो होती हैं वे केवल कुछ माइक्रोमीटर की ही होती हैं। ये जो कोशिकाएं या सेल्स होती हैं ये कंबाइन करती हैं और फॉर्म करती हैं टिश्यूज़, अर्थात ऊतक बनाती हैं। ऊतक जो हैं वे कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स। तो जो द स्मॉलेस्ट सब डिवीजन होता है जो लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करता है ह्यूमन बॉडी में, उसे कहा जाता है सेल। तो जो ऊतक या टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन्स हैं उनका खुद का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, लेकिन वो सब बने हुए हैं सेल्स के, अर्थात कोशिकाओं के। तो जो स्मॉलेस्ट सब डिवीजन है ये कैरी आउट करता है जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, उसको कहा जाता है कोशिका। कोशिका के भीतर काफ़ी सारी प्रोसेसेस होती हैं। इन प्रोसेसेस के आधार पे जो सेल प्रोसेसेस होती हैं वो मुख्यतः होती हैं, जैसे रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन की क्रिया, ये हर सेल में होगी। ऐसे ही फूड इनटेक की क्रिया अर्थात भोजन लेने की क्रिया,
ये सब कुछ है एनिमल सेल के लिए। इस ऐसे ही इसमें होगी सेल मूवमेंट अर्थात गतिविधि। तो जो ये सेल का स्ट्रक्चर है वो सेल का स्ट्रक्चर है एनिमल सेल के लिए। तो एनिमल सेल में रेस्पिरेशन भी होगा, ऐसे ही फूड का इंटेक अर्थात भोजन लिया जाएगा। प्रोसेस जो भोजन है वो स्वतः नहीं बनाया जा सकता जैसे प्लांट सेल में संभव है। ऐसे ही सेल की एक प्रोसेस है सेल मूवमेंट अर्थात जितनी भी गतिविधि है वह मूवमेंट हो जाएगा सेल की जितनी भी गतिविधि है। ऐसे ही प्रोटीन का सिंथेसिस अर्थात प्रोटीन का उत्पादन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेल प्रोसेस है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो होगा एक कोशिका में या सेल में। जो भी प्रोटीन्स बनेंगे वो सेल की ग्रोथ के लिए उसके फर्दर फंक्शंस के लिए एसेंशियल होते हैं या आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आती है इसमें एनर्जी रिलीज प्रोसेस, कि जितनी भी ऊर्जा है जो भी फूड के इनटेक के द्वारा अर्थात भोजन लेने के कारण जितनी भी ऊर्जा उत्पन्न होती है वह भी एक इम्पॉर्टेंट सेल प्रोसेस है। इस पूरी प्रक्रिया में अर्थात रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में, सेल के मूवमेंट में, प्रोटीन के सिंथेसिस में, इन सब में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल के बाहर अर्थात सेल मेम्ब्रेन से बाहर भेजा जाता है। और जितना भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेस होती हैं, उनका एक्सचेंज सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से ही होता है अर्थात जो कोशिकीय भित्ति है उसके माध्यम से होता है। उसके बाद ह्यूमन सेल में रॉड लाइक ट्यूब लाइक मेम्ब्रेन्स होती हैं। इनकी जो संरचना होती है उसमें जो रॉड लाइक अर्थात कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर फ्लूइड जो है वह भरा हुआ होता है। तो ह्यूमन सेल या एनिमल सेल में जो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें फ्लूइड भरा हुआ होता है उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले जो सेल है अर्थात सेल जो कोशिका है उसके आउटर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन या कोशिकीय भित्ति। तो जो कोशिका की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके पश्चात जो सेंटर मोस्ट पार्ट होता है, जो सबसे मध्य का केंद्रीय भाग होता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियस। ये भाग होता है न्यूक्लियस अर्थात ये जो मध्य में भाग है। ऐसे ही न्यूक्लियोलस इसके भीतर होता है, न्यूक्लियस के भीतर होता है न्यूक्लियोलस। उसके अलावा सेल में कुछ अन्य ऑर्गेनेल्स होती हैं जैसे गोल्गी एपरेटस, हर एक का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। गोल्गी एपरेटस, ऐसे ही सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइबोसोम, ऐसे ही गोल्गी वेसिकल्स, लाइजोसोम्स और कुछ होती हैं वेसिकल्स। इसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनको कहा जाता है ईआर। तो दो प्रकार होते हैं, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। इसके साथ ही जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस होता है उसके मध्य का भाग भरा हुआ होता है एक विशेष प्रकार के फ्लूइड पदार्थ से। इस पदार्थ को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म ये जितना भी भाग है अर्थात इस न्यूक्लियस से लेकर के इस सेल मेम्ब्रेन तक ये जितना भी पार्ट है इसमें जो भी आसपास का फ्लूइड है वो सब कुछ है साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वह आउटर मोस्ट पार्ट होता है अर्थात कोशिकीय भित्ति होती है एक कोशिका के लिए। ये लिपिड तथा प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स से बना हुआ एक बाहरी आवरण होता है। यह एक प्रकार का सेलुलर फिल्टर होता है जो जितने भी पदार्थ होते हैं बाहर उनका कांटेक्ट जो भीतर का न्यूक्लियस है और विभिन्न गोल्गी एपरेटस है अर्थात अदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उससे स्थापित करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड तथा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से बनी हुई होती है, एक प्रकार का बाहरी आवरण होता है। यह एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या भित्ति का अर्थ होता है कि केवल कुछ पदार्थों को पास होने देती है और बाकी पदार्थों को भीतर आने से रोकती है। जितने भी पदार्थ सेल मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं अर्थात मुख्यतः आयंस और ऐसे जो भीतर होते हैं उनमें केवल कुछ आयंस ही होते हैं जो
एक विभिन्न प्रकार के चैनल्स के थ्रू पास हो सकते हैं, अर्थात मेम्ब्रेन जो है उन आयंस को, जैसे Na+, K+, Cl-, H+, OH-, केवल इन आयंस को ही एंटर होने देती है और ऐसे ही कुछ आयंस को एग्जिट होने देती है। उसके अलावा सारे पदार्थ जो हैं वो किसी भी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उनको भीतर जाने से रोकती है। जो एक सेल मेम्ब्रेन या कोशिकीय भित्ति होती है, इसकी थिकनेस 75 से लेकर 110 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है सेल के स्ट्रक्चर के लिए, अर्थात सेल की, कोशिका की जितनी भी संरचना होती है उसको प्रोटेक्ट करने का या सुरक्षित रखने का कार्य होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ऐसे ही सेल के आसपास जितने भी आयंस होते हैं उन आयंस की एंट्री तथा एग्जिट जो होती है उसको नियंत्रित करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आयंस कौन से एंटर करेंगे सेल में, ऐसे ही कौन से एग्जिट करेंगे, उसको भी नियंत्रित करने का कार्य होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये जो लिपिड तथा प्रोटीन से बनी हुई लेयर होती है ये कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की चेन्स होती हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं, ऐसे ही कुछ फॉस्फोलिपिड की लेयर्स होती हैं, अर्थात एक प्रकार का बाई लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 लेयर्स के मध्य में जो कार्बोहाइड्रेट की चेन्स हैं वो होती हैं, तथा कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो केवल कुछ पदार्थों को ही भीतर आने देते हैं और अन्य आयंस को भीतर आने से रोकते हैं। इन्हीं के मध्य में, अर्थात जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है उसमें 2 प्रकार के सरफेस या सतह होती है। एक होता है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन सरफेस और एक होता है इंटरनल मेम्ब्रेन सरफेस, अर्थात एक वह जो कोशिका के भीतर का भाग होता है और एक वो जो कोशिका के बाहर का भाग होता है। उसी के मध्य में कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स की चेन्स होती हैं। ये होती है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की चेन्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक बाइलिपिड लेयर होती है, अर्थात 2 लेयर्स होती हैं। इन 2 लेयर्स के मध्य में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स तथा फॉस्फोलिपिड्स या लिपिड की लेयर्स होती हैं, अर्थात हायर हाइड्रोकार्बन चेन के जितने भी पदार्थ होते हैं वो इसके मध्य होते हैं। और ये एक प्रकार की बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है जो सेल को या कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस भी एक विशेष प्रकार का ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म में होता है, अर्थात जो सेल है उस सेल के न्यूक्लियस तथा सेलुलर मेम्ब्रेन या कोशिकीय भित्ति के मध्य में होता है। गोल्गी एपरेटस होता है सैक्स ऑफ वेरियस मेम्ब्रेन्स, अर्थात विभिन्न प्रकार की मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनके सैक अर्थात बोरी के प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे कहा जाता है गोल्गी एपरेटस। तो जो गोल्गी एपरेटस होते हैं, इन गोल्गी एपरेटस का मुख्य कार्य यह होता है कि ये जो सेल के जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे लिपिड्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं, अर्थात जितने भी हायर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सभी मॉलिक्यूल्स या मटेरियल्स को ये पैक करता है तथा ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका मुख्य फंक्शन होता है कि सेल के जितने भी पदार्थ सेल के भीतर यूज़ हो रहे हैं, जैसे लिपिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं, उन सबको ये पैक तथा ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। ऐसे ही जो गोल्गी एपरेटस होता है, ये गोल्गी एपरेटस मुख्यतः है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और ऐसे ही लाइसोसोम होते हैं उनको बनाता है, अर्थात जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे जुड़ा हुआ होता है और ऐसे ही जो लाइसोसोम है उनसे भी जुड़ा हुआ होता है या कनेक्टेड होता है। तो सैक्स होते हैं वेरियस मेम्ब्रेन्स के जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, अर्थात लिपिड्स या प्रोटीन्स हैं, उनकी पैकिंग तथा ट्रांसपोर्टेशन में सहायता करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा लाइसोसोम से कनेक्टेड होता है। कुछ इस प्रकार के होते हैं गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी। इसमें सिस्टर्ने होता है, सिस फेस होता है, ऐसे ही इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल होती है। तो इसमें जो मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है उसमें आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल होती है, अर्थात पदार्थों को बाहर भेजने के लिए। ऐसे ही इस इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल के माध्यम से पदार्थ एंटर होते हैं। गोल्गी एपरेटस जितने भी पदार्थ हैं
उन पदार्थों की पैकिंग करता है तथा उनके ट्रांसपोर्टेशन में अर्थात एक से दूसरे स्थान तक अर्थात एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल तक उनको पहुंचाता है। तो एक ऑर्गेनेल से लेकर दूसरे ऑर्गेनेल तक पहुंचाता है। फिर आता है वेसिकल। वेसिकल कोशिका के बाहर जितने भी बने हुए मटेरियल्स होते हैं वे होते हैं वेसिकल्स में। जैसे यहाँ पर गोल्गी एपरेटस में हमने देखा कि आउटगोइंग वेसिकल्स हैं, इनकमिंग वेसिकल्स हैं। जितने भी पदार्थ कोशिका के बाहर बने हुए होते हैं उनको कहा जाता है वेसिकल्स, अर्थात वो वेसिकल्स के माध्यम से सेल में या कोशिका में एंटर होते हैं। जैसे अगर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल के स्ट्रक्चर में वेसिकल कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे ये है न्यूक्लियस, यहाँ पर है रफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे ही गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज, और ये यहाँ पर है वेसिकल्स। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज और गोल्गी बॉडीज के पास यहाँ पर वेसिकल्स। तो जितने भी पदार्थ सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाएंगे वो इन वेसिकल्स के माध्यम से जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल आती है वो नेक्स्ट ऑर्गेनेल अर्थात कोशिका का भाग होता है राइबोसोम। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है कि प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं अर्थात प्रोटीन्स को बनाते हैं। ऐसे ही ये जो राइबोसोम होते हैं ये राइबोसोम मुख्यतः साइटोप्लाज्म में या फिर ईआर में पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म अर्थात जो सेल का फ्लूइड है, जितना भी भाग न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन तक है, और ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इन दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम मुख्यतः राइबोसोमल आरएनए के बने हुए होते हैं। तो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो राइबोसोमल आरएनए जो होता है उसके बने हुए होते हैं राइबोसोम, और ये स्वयं प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं या प्रोटीन बनाते हैं और साइटोप्लाज्म या ईआर में पाए जाते हैं। तो कोशिका या सेल के स्ट्रक्चर में ये होते हैं राइबोसोम। जैसे रफ ईआर जिसमें अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, और स्मूथ ईआर जिसमें राइबोसोम नहीं होते हैं। तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। राइबोसोम के बाद नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम गोल आकार के छोटे मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या संरचनाएं होती हैं। ये जो राउंड शेप की या गोल आकार की स्मॉल मेम्ब्रेन्स होती हैं ये कोशिका की बैक्टीरिया तथा वायरस से सुरक्षा करते हैं। तो जो बैक्टीरिया या वायरस है उससे कोशिका का बचाव करते हैं लाइसोसोम। इसके साथ ही जो लाइसोसोम होते हैं वो लाइसोसोम जितनी भी डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें भी हेल्प करते हैं। तो लाइसोसोम डाइजेशन में भी सहायता करते हैं। तो कोशिका में जितने भी न्यूट्रिएंट्स का अर्थात फूड का जितना भी डाइजेशन होता है उसमें हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को साइटोसॉल भी कहा जाता है। ये एक फ्लूइड पदार्थ होता है जो न्यूक्लियस अर्थात जो केंद्रीय भाग होता है तथा कोशिकीय भित्ति होती है, सेलुलर मेम्ब्रेन होती है। तो न्यूक्लियस और सेलुलर मेम्ब्रेन के मध्य में जितना भी फ्लूइड भरा हुआ होता है वह होता है साइटोप्लाज्म। तो इससे पहले जैसे हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या लाइसोसोम्स हैं या गोल्गी एपरेटस है, ये सब इसी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो इस फ्लूइड पदार्थ जो होता है ये न्यूक्लियस के चारों ओर रहता है। इस पदार्थ में मेनली जेली लाइक मटेरियल्स होते हैं और उन जेली लाइक मटेरियल्स में ही ऑर्गेनेल्स होती हैं। तो इसमें जेली लाइक मटेरियल्स और ऐसे ही लिक्विड पोर्शन होता है, और इसी पोर्शन को और इसी भाग को कहा जाता है साइटोसॉल। इसका मुख्य कार्य होता है कि ये डिफ्यूजन में सहायता करता है, अर्थात जो मटेरियल्स जो आयंस इनटेक होंगी उनके डिफ्यूजन में हेल्प करता है। ऐसे ही जो ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ऐसे ही लिपिड्स हैं, इन सारे पदार्थों का संचय भी होता है, अर्थात एक प्रकार का स्टोरेज होता है इन सारे मटेरियल्स का साइटोप्लाज्म में। जितने भी केमिकल रिएक्शंस अर्थात जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं एक सेल या कोशिका के भीतर होती हैं वे सारी प्रक्रियाएं इस साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। और ये जितनी भी
फिज़िकल प्रोसेसेस हैं उनके लिए हेल्पफुल रहता है। ऐसे ही इस साइटोप्लाज्म में और होती हैं ऑर्गेनेल्स, अर्थात इसी पदार्थ में गोल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ये सारे पदार्थ अर्थात ये सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं वे भी रहते हैं। तो एक प्रकार का जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको साइटोसोल भी कहा जाता है, जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स इन सबको स्टोर करता है या इन सब का संचय करता है। जैसे अगर एक सेल के लिए देखें तो एक सेल के लिए मध्य का भाग न्यूक्लियस, ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन जो कोशिकीय भित्ति है, मध्य में जितना भी भाग भरा हुआ है अर्थात जो ब्लू कलर से दर्शाया गया है वह है साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन के मध्य का जितना भी भाग होता है वह कहलाता है साइटोप्लाज्म या साइटोसोल। उसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वह गोलाकार भाग होता है जिसका डायमीटर 10 से 25 माइक्रोमीटर तक का होता है। यह सेंटर में मुख्यतः जो सेल्स होती हैं उनके सेंटर में होता है। कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जिनमें सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता है। अधिकतर जो डायमीटर रहता है वह 10 से 25 माइक्रोमीटर तक का रहता है और राउंड शेप का भाग होता है यह न्यूक्लियस। जैसे एक सेल के लिए होती है सेलुलर मेम्ब्रेन या कोशिकीय भित्ति, ऐसे एक न्यूक्लियस के लिए भी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। या तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो सेम कार्य करती है, अर्थात समान कार्य करती है। जैसे एक सेल मेम्ब्रेन सुरक्षा प्रदान करती है, आयन का एक्सचेंज करती है, ऐसा ही काम होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो एक न्यूक्लियस के लिए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है तथा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे साइटोप्लाज्म होता है एक सेल के लिए फ्लूइड, ऐसे ही न्यूक्लियस के लिए जो फ्लूइड होता है जो उसके भीतर भरा हुआ होता है वह कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस होते हैं तथा कुछ क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। जितनी भी जेनेटिक सूचना होती है वह सूचना स्टोर होती है न्यूक्लियस में। तो डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड जितनी भी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है वह स्टोर्ड रहती है न्यूक्लियस में। किसी भी कोशिका के लिए जो नियंत्रण का भाग होता है अर्थात जो कंट्रोल भाग होता है वह कंट्रोल का पार्ट होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका कंट्रोल या नियंत्रण करता है। ऐसे ही कोशिका का जो केंद्र होता है उस केंद्र या उस सेंटर के समीप वाला भाग होता है। इस भाग में जितनी भी जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए, क्रोमैटिन से रिलेटेड जितनी भी सूचना होती है, यह आनुवांशिकी सूचना भी इसमें स्टोर्ड रहती है। न्यूक्लियस के आधार पे जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस जो है वह नहीं होता है और जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें न्यूक्लियस जो है वह प्रेजेंट रहता है। तो जैसे प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, इसमें न्यूक्लियस जो है वह प्रेजेंट रहता है। ऐसे ही जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए, क्रोमैटिन अर्थात जो जितनी भी आनुवांशिकी संबंधित सूचना है वह सूचना ये स्टोर करता है। उसके साथ साथ न्यूक्लियस में आरएनए का सिंथेसाइज भी होता है। तो जो आरएनए का सिंथेसाइज अर्थात राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है उसका सिंथेसिस अर्थात उसका जो वह जो बनता है वह भी न्यूक्लियस में ही बनता है। ये होते हैं न्यूक्लियस के विभिन्न भाग। इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ऐसे ही जो सबसे मध्य का भाग होता है वह कहलाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर एनवेलप जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन वैसे यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे वहाँ पर साइटोप्लाज्म था एक कोशिका के लिए, वैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियस के लिए हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके मध्य होता है अर्थात इसके भीतर भरा हुआ होता है क्रोमैटिन, जो जितनी भी डीएनए से संबंधित सूचना है उसको स्टोर करता है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स होते हैं जिससे केवल कुछ पदार्थ ही एंटर हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, बाकी पदार्थ नहीं हो सकते। तो ये होता है एक जैसे सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, तो उस न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियोलस है। उस न्यूक्लियोलस का यह भाग होते हैं। तो न्यूक्लियोलस जो होता है उस न्यूक्लियोलस में ग्रैनुलर कंपोनेंट रहता है, ऐसे ही फिब्रिलर सेंटर रहते हैं और डेंस फिब्रिलर कंपोनेंट्स रहते हैं। ये कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, अर्थात जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है उसको सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं और फिर यहाँ से सूचना
बाकी अन्य ऑर्गेनेल्स तक पहुंचाई जाती है। ये हर सेल के लिए स्पेसिफिक है। उसके बाद आता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। इनमें जो न्यूक्लियर तथा सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए भाग होते हैं, अर्थात न्यूक्लियर और सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ भाग रहता है ईआर का। जो स्मूथ ईआर होते हैं उनमें राइबोसोम नहीं होते हैं, जैसे अभी हमने सेल स्ट्रक्चर में भी देखा। ऐसे ही जो रफ ईआर होते हैं उनमें राइबोसोम होते हैं। ये ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वे प्रोटीन्स तथा लिपिड्स को बनाते हैं, और ऐसे ही जो सेल फ्लूइड होते हैं उसको सपोर्ट का कार्य करते हैं, कि जो सेल फ्लूइड है अर्थात जो साइटोप्लाज्म है उसको सपोर्ट करने का कार्य करते हैं। कुछ इस प्रकार का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें ये रफ ईआर और ऐसे ये स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर जो होते हैं उनमें राइबोसोम होते हैं। स्मूथ ईआर में राइबोसोम नहीं होते हैं, तो स्मूथ ईआर में राइबोसोम नहीं होते हैं, और जो रफ ईआर है उसमें राइबोसोम होते हैं। तो रफ ईआर में राइबोसोम प्रेजेंट है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है रफ ईआर में, और स्मूथ ईआर में राइबोसोम्स एब्सेंट है। तो ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद नेक्स्ट आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स राउंड तथा ट्रांसपेरेंट होते हैं, अर्थात गोलाकार होते हैं, और ऐसे ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। जो वैक्यूल्स होते हैं वे एक प्रकार के लिक्विड तथा आयन से भरे हुए हैं, जैसे मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स ही होते हैं। तो ये एक मेम्ब्रेन सैक्स होते हैं, अर्थात छोटे छोटे से बोरे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें लिक्विड्स तथा आयन्स भरे हुए होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है कि ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करने का कार्य करते हैं, जिससे कि उन प्रोडक्ट्स को फिर कोशिका के बाहर भेजा जा सके या ट्रांसपोर्ट किया जा सके। वैक्यूल्स का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है सेलुलर जितना भी प्रेशर होता है उस प्रेशर या दाब को बनाने का। तो जो वैक्यूल्स होते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाते हैं, अर्थात सेल का जो नेसेसरी प्रेशर होता है जिससे कि विभिन्न क्रियाएं होती हैं सेल में, उस ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाने का कार्य भी वैक्यूल्स का ही होता है। वैक्यूल्स के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल आता है वह आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस या पावर प्लांट कहलाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात जितना भी पावर उत्पन्न होता है वह उत्पन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया मेनली जो सेल की जितनी भी रेस्पिरेशन या श्वसन की क्रिया है उस श्वसन की क्रिया के द्वारा जो पावर या एनर्जी या ऊर्जा है, जो एनर्जी या ऊर्जा है उसको उत्पन्न करता है। अर्थात जो फूड है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और उसके अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो है वह ह्यूमन बॉडी में रिलीज होती है या सेल में उत्पन्न होती है। तो जो कोशिका है वो एक प्रकार का बाइलेयर प्रोटीन मेम्ब्रेन है, अर्थात 2 लेयर्स का बना हुआ एक प्रोटीन से रिलेटेड मेम्ब्रेन है। इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स से ये ऊर्जा लेता है, तो एनर्जी लेता है, और उस एनर्जी को ये कंबाइन होती है वह ऊर्जा ऑक्सीजन के साथ, और उसके अकॉर्डिंग जो फूड है वो उत्पन्न होता है। अर्थात फूड के साथ कंबाइन होकर वह ऊर्जा जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड तथा एनर्जी जो है वो उत्पन्न करता है। इसी ऊर्जा की सहायता से ही सेल की जितनी भी क्रियाएं हैं अर्थात जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं वह परफॉर्म होते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जितने भी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अर्थात जो भी एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बनाने का कार्य भी माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चरल फीचर्स। इसमें इनर मेम्ब्रेन रहती है, ऐसे एक आउटर मेम्ब्रेन रहती है, इसमें क्रिस्टे रहते हैं अर्थात जो मध्य का भाग रहता है, और ऐसे एक मैट्रिक्स कहते हैं जो भी मटेरियल इसमें भरा हुआ रहता है उसको कहा जाता है मैट्रिक्स।
तो ये रहता है एक तो आउटर मेम्ब्रेन, ऐसे ही एक इनर मेम्ब्रेन। इसका जो जितना भी भाग मैट्रिक्स का होता है और क्रिस्टे होती है इसकी आउटर कवरिंग, तो आउटर कवरिंग क्रिस्टे जो है उसके मध्य में भरे हुए होते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल्स।